एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंड वे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने देखा है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं और बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस क्या हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरह से होता है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या हैं, होई क्या है, मतलब ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और हमने यहाँ तक देख लिया है कि किस तरीके से हम लोग सॉइल को हम लोग अपने सॉइल को किस तरीके से बचा सकते हैं, उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशंस को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, उनकी मात्रा को कभी कम नहीं कर सकते। तो अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना बिल्कुल भूलना नहीं है। तो इधर हमें है फर्टिलाइज़र्स और इस साइड है हमारे मैन्यूर। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र जो कि मैन मेड बनते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि नेचुरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, और इनऑर्गेनिक का मतलब जो नेचर से नहीं है। तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं। और मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है और जो कि डिकम्पोज सब्सटेंस से बनता है, जैसे कि कोई प्लांट्स के वेस्ट हो गए, एनिमल्स के वेस्ट हो गए, इन सब से बनता है। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है और मैन्यूर जो है उसको खेतों में घर वर में ईज़ी बना सकते हैं इसलिए। जो फर्टिलाइज़र्स है जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, और जो कि मैन्यूर है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है। फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने में और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम देने में, बल्कि मैन्यूर इतना रिच नहीं होता है प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने में, क्योंकि जो मैन्यूर है वो तो ये सब काम नेचुरली कर रहा है, बल्कि इससे तो चाहे हम जितना चाहें उतना डालें और हमें मिल जाएगा। अब है हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ कंसर्न बेटर देन फर्टिलाइज़र। जो ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है वो फर्टिलाइज़र से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है। अब है कि कैसे, क्यों? क्योंकि एक मिनट, हाँ, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और साथ ही साथ इट मेक दी सॉइल, मतलब ना सॉइल में गैसेस के आने जाने का रास्ता इजी कर देता है, उसमें ऐसे छोटे छोटे छेद कर देता है जिससे कि सॉइल में गैस आसानी से आती है और आसानी से जाती है। इसके बाद जो है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी देता है, इंक्रीज़ करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ की, फ्रेंडली माइक्रोब्स की ग्रोथ की, और इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर। अब है हमारा इरिगेशन में देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वाटर की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, और जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट्स के लिए। वाटर जो है वो एब्जॉर्व करता है, वाटर जो है प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्व करती हैं, और जो वाटर है वो मिनरल फर्टिलाइजर से कंटेन करता है। और जो प्लांट्स हैं वो उनके अंदर 90% वाटर होता है, और जो वाटर है वो सभी के लिए एसेंशियल है। सीड जर्मिनेट नहीं होंगे जब तक वो ड्राई कंडीशन में होंगे, जब तक उनमें मॉइस्ट नहीं जाएगा तब तक वो ग्रोथ नहीं होगी, उनकी जर्मिनेट नहीं करेंगे। और न्यूट्रिशंस डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो ये न्यूट्रिशंस है वो वाटर में मिलते हैं और प्लांट के एक एक पार्ट में चले जाते हैं, क्योंकि 90% तो वाटर है ना ट्री में भी। अब है कि और जो ये फ्रोस्ट, मतलब जो ओस वगैरह होती है और हॉट एयर होती है, इससे भी प्रोटेक्ट करता है वाटर और मेंटेन करता है मॉइस्चर को सॉइल के, और क्रॉप्स की हेल्दी ग्रोथ को भी, और खेतों में वाटर वो अच्छे तरीके से वाटर रहे इसको भी। अब जो है वाटर की सप्लाई, जब वाटर की सप्लाई रेगुलरली होती है उसको ही कहते हैं इरिगेशन। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं जो इरिगेशन है उसको
क्रॉप्स में बहुत सारे तरीके से करी जाती हैं। सीज़न टू सीज़न समर में अलग तरीके से होती है ना। समर में हायर ज़्यादा करनी पड़ती है, ठंडी में कम करनी पड़ती है, मतलब इस तरीके से भी होता है। तो अब देखते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशंस के सोर्स क्या हैं। तो जो सोर्स हैं इसके क्या है इरिगेशंस के, वेल हो गए, ट्यूब वेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल, यही सब तो होंगे ना। लेक्स होंगी, है ना, रिवर्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, ये सभी तो होंगे। अब ये मोट हो गया, चेन पंप हो गई, देखली हो गई और राहत हो गई। ये सब क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सब ट्रेडिशनल मेथड है। और जो वाटर्स है ये वेल से, लेक, कैनल, इन सब में होता है और डिफरेंट मेथड से इनको निकाला जाता है, खेतों तक पहुंचाया जाता है। जो कैटल्स, जो ह्यूमंस वगैरह होते हैं, जो लेबर्स वगैरह होते हैं, उन सबका यूज़ किया जाता है इस मेथड से। और ये काफ़ी ज़्यादा चीपर है, बट इससे क्या होते हैं, ट्रेडिशनल से काफ़ी ज़्यादा ना एनिमल्स वगैरह थक भी जाते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे मोट हो गए, चेन पंप और ये देखिए वगैरह, ये सब पंप जो हैं वो कॉमन यूज़ होते हैं लिफ्टिंग वाटर के लिए। और जो डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी अब यूज़ हो रही है रन दीज पंप्स के रन्स के लिए। अच्छा, अब मॉडर्न आज के ज़माने की अगर बात करें तो मॉडर्न मेथड्स जो हैं इरिगेशंस के, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है वाटर को इकोनॉमिकली। और इससे बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं जिससे कि पानी भी बचता है। फर्स्ट देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इन स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि इससे ये सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लैंड्स के लिए और वाटर्स के लिए। इससे जो हर जगह पानी जहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि इस तरीके से होता है, यहाँ पे इस तरीके से पंप रहता है और यहाँ से पानी जा रहा होता है। अब ये पाइप जो है ये हर तरीके से ऐड होता है और इस तरीके से पौधों में जाता है। तो ये एक रेगुलर इंटरवल है और नोजल्स टाइप की होती हैं ऊपर। अब एक है ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम्स में जो वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जाती हैं, डायरेक्टली बिल्कुल रूट्स के पास आती हैं और इसको ही कहते हैं ड्रिप सिस्टम। ये बेस्ट तकनीक है वाटर फ्रूट फॉर प्लांट्स, गार्डनिंग ट्रीज, इन सब के लिए। और इससे एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होता और ये तो बिल्कुल से आशीर्वाद है किसका, जहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी है वहाँ के लिए तो बहुत ही गुड है। तो अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स तो बूझो और पहेली हैं वो। तो देखिए बूझो और पहेली हैं। तो बूझो तो went to a nearby wheat field and saw that there were some other plant in the field growing along with weeds plants। अब कुछ प्लांट वो देख रहे हैं, वहाँ पे वीड्स के प्लांट्स के साथ कुछ और भी प्लांट्स हैं। तो वो कौन से प्लांट्स हैं, देखिए जो फील्ड में जो ना हमारे अनयूजेबल प्लांट्स होते हैं, जो नेचुरली अपने आप ही ग्रो कर लेते हैं, जिनको हम ग्रो नहीं करते, वो क्रॉप्स के साथ अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, उनको कहते हैं वीड्स, जिनका हमारे लिए कोई काम नहीं होता, बस वो हार्मफुल ही हमारे लिए साबित हो जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं वीड्स। और जब हम इन्हें रिमूव करते हैं तो इसको कहते हैं वीडिंग। इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारे पूरे क्रॉप्स को मतलब ख़राब कर देंगे, उनका वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट सब कुछ चुरा लेंगे ये लोग, और उनकी ग्रोथ पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट करेंगे। तो इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे लिए और एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस भी साबित हो सकता है। फार्मर जो है इसको रिमूव करने के लिए जो हमने फर्स्ट प्रोसेस देखा था ना टिलिंग, उस वाले प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिससे वीड्स काफ़ी जल्द ख़त्म हो जाती हैं। एक तो हो गया इसका, है ना, और एक यूज़ होता है खुरपी का। खुरपी की हेल्प ली जाती है, इससे खुरपी की हेल्प भी ली जाती है। और हो गया एक वीड साइड्स का। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको इसमें केमिकल मेथड्स के थ्रू हटाया जाता है, जैसे कि 2,4-D हो गया, ये सब कुछ केमिकल्स होते हैं, इनकी तरफ से हटाया जाता है। इनको स्प्रे किया जाता है पानी में मिला के या फिर सीधे खेतों में, और
फिर वहाँ से जो ये सीड्स होती हैं कि वहाँ से निकाला जाता है। ये किस तरीके से ये स्प्रे कर रहे हैं, और स्प्रे करते टाइम ध्यान देना चाहिए, इस मेथड को करने से ध्यान देना चाहिए कि जो स्प्रे कर रहा है वो अच्छे तरीके से अपने मुंह को और नाक को अच्छे तरीके से ढक ले किसी कपड़े से। और इसमें ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बस इतना ही स्प्रे करना चाहिए जितना वीड्स निकालने के लिए हो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो इससे हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। फार्मर्स की हेल्थ इससे बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो उसमें इतनी देर काम कर रहे हैं, केमिकल उनको अफेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही वाटर पोल्यूशन के भी कारण बन सकते हैं ना। तो हमें अभी तक कितने मेथड मिल गए? 3 मेथड मिल गए हमें, किसके? वीड्स को रिमूव करने के। कौन कौन से? एक तो केमिकल मेथड, एक खुरपी वाला और एक टिलिंग का प्रोसेस। तो ये 3 मेथड मिल गए। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब कटिंग कभी तो करनी पड़ेगी ना क्रॉप के उगने के बाद, तो क्रॉप की कटिंग को ही हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप जब हो जाते हैं ना, उनको खींच के की भी जाती है और कट करके भी की जाती है ग्राउंड के बिल्कुल पास से। तो 3 से 4 मंथ लगते हैं क्रॉप्स को पक्का हो जाने में बिल्कुल से। अब हार्वेस्टिंग है वो हमारी कंट्री में मैनुअली सिक्कल से की जाती है ना, और मशीन से की जाती है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और ओके, तो अब ये क्या है देखते हैं। इन दी हार्वेस्ट क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दी। तो मतलब क्या है ना कि अब हम लोगों को इसमें जैसे कि गेहूँ वगैरह होते हैं और चावल वगैरह होते हैं, तो इसमें ना पहले एक कवर होता है। तो इस कवर के अंदर जो भी हमारा मेन चीज़ होती है ना, जैसे कि राइस है। अब ये जो राइस है ना, ये अंदर है और इसके बाहर ना एक कवर टाइप की होती है। तो इसको निकालने के लिए इसके प्रोसेस को निकालने के लिए हम थ्रेशिंग कहते हैं इसके प्रोसेस को, और इसके लिए मशीन्स का यूज़ करते हैं जिसे कॉम्बाइन कहते हैं। अब हार्वेस्ट एज वेल एज अ थ्रेशिंग, हार्वेस्ट से भी थ्रेशिंग हो सकती है। तो ये है कॉम्बाइन, इसे भी कह सकते हैं कॉम्बाइन है ये। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो इसको वो ग्रेन्स इसको करने के लिए वो विनोइंग करते हैं। हम अपनी स्टडीज़ में क्लासेस की इसको देख चुके हैं, जैसे कि वो विनोइंग, ये एक विनोइंग की मशीन है। और कुछ लोग हाथ से बिनते भी हैं ना, ऐसे छानते रहते हैं, उसको बिनते रहते हैं। तो उसके छिलके को अलग कर दिया जाता है उससे। अब यही है कि कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जैसे कि 3-4 महीने के बाद, हार्ड वर्क के बाद जब अच्छी खासी फसल होती है, तो सबकी खुशी में सब फार्मर्स वगैरह एंजॉय वगैरह करते हैं और फेस्टिवल के टाइप में उसको मनाते हैं। होली, दिवाली, पोंगल, बिहू, ये सब कुछ क्या है, ये सब एक फार्मिंग से रिलेटेड है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। अब मैनेजमेंट तो हो गया, स्टोरेज भी तो करना है ना फसल का। तो स्टोरेज भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि उसको किस तरीके से स्टोर किया जाए लॉन्गर टाइम तक, सेफ़ रहे वो, उसमें मॉइस्चर ना लगे, इंसेक्ट्स ना रहे, रैट्स वगैरह, इन सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको दूर रखें। जो हार्वेस्ट ग्रेन्स है उनमें मॉइस्चराइज तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। वो फ्रेशली हार्वेस्ट ग्रेन इन सबको बिल्कुल ड्राई रखना होगा हमें, और ये सड़े वड़े ना, इन सब से भी बचाना होगा। तो इसके लिए हमें काफ़ी सारे चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि इसको ना फर्स्ट तो हमें इसको जो हम ग्रेन्स इसको प्रॉपर्ली हमें अच्छे से सन में सुखा देना चाहिए, जिससे कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो और वो बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट इन सब से प्रिवेंट हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद जो फार्मर्स हैं उसको स्टोर करते हैं जूट्स बैग में या फिर मेटलिक पिंग्स में, मतलब जो इस तरीके डब्बे होते हैं ना मेटल के, उनमें। तो जूट बैग हो गए और मेटल बिन्स हो गए, इन सब में स्टोर करते हैं। तो उसमें स्टोर करना चाहिए। अगर हमारे पास एक लार्ज स्केल में ग्रेन है तो अगर हमारे पास एक लार्ज स्केल में ग्रेन है तो उसके लिए गोडाउन, जैसे ये देखिए, ये गोडाउन को ये स्टोर किया हुआ है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जूट बैग्स हैं।
ओके, ये सब जूट बैग्स हैं और ये भी स्टोर किया हुआ है किस तरीके से। तो इसको हम नीम लीव्स भी डाल सकते हैं ताकि वो अच्छे, घरों में अगर हम स्टोर करें तो उसमें हम नीम लीफ भी डाल सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को गोडाउन में भी रख सकते हैं। और केमिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह से ये बचे रहें। तो अब यहाँ पे एक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक एनिमल हस्बेंड्री, ये क्या होती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो इसमें फ़िश वगैरह हैं, जो फ़िश वगैरह हैं, जैसे कि जो बहुत सारे पीपल्स होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में वो कंज्यूम करते हैं फ़िश को और उनके पार्ट्स को, जो उनके डाइट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि हमें जो फूड वगैरह है वो प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन होता है। तो अब अभी हमने क्रॉप्स प्रोडक्शंस में प्लांट्स वगैरह के तो देख लिए, पर अब ज़रा इनके भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं उनका भी एक फार्म बनाया जाता है। उनका फार्म जैसे वहाँ पे एनिमल्स पाले जाते हैं, उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। और जब वो एक लार्ज स्केल पे हो जाता है ना, बहुत सारे 50 हो जाते हैं, तो उनको ही कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे कि 10-50 गाय वगैरह हैं और एक फार्म है उनका गाँव का, तो 10-50 गाँव का, तो उसको क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। तो यहाँ है कि जो फ़िश है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कोड लिवर ऑयल वो फॉर्म करती है और वो विटामिन डी के लिए रिच होती है। तो वैसे तो विटामिन डी तो हमें धूप से ही मिल जाता है वैसे भी। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइज़र्स, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एंड इस वीडियो का पार्ट 2 था जो कि कंप्लीट हो गया, पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।